क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 और बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का हल किस प्रकार का होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं मैनी सोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं अनंतः अनेक हल, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। इसी को एक और आंसर इसको बोलते हैं संगत हल, या इसी का एक और आंसर है आश्रित। ये तीनों आंसर इनके याद रखें। इसी का एक और आंसर नाम है संपाती रेखा। सीबीएसई का भी पेपर हुआ था तो उसमें भी यही पूछा गया था कि इनमें से संपाती रेखा या आश्रित हल किसका होगा, ठीक है। रही बात अद्वितीय हल का, तो इसका फार्मूला याद करें a1/a2 इज इक्वल नॉट b1/b2, ठीक है। कोई हल नहीं का फार्मूला है, आप याद कर लें a1/a2 इज इक्वल b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। कहने का मतलब आपको चैप्टर 3 की पूरी समरी याद कर लेना है, प्लस ये जितने भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उनको सबके फार्मूले रट लेने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, एक AB दिया है 1074 और इसका 10वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको पहले फार्मूला देख लें 10th टर्म का, यह होता है a + 9d, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू आपको चाहिए जो यहाँ पे दी गई है, a इज इक्वल हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद d फाइंड करेंगे और d का फार्मूला क्या हो जाएगा a2 - a1। a2 क्या 7 और a1 हो जाएगा 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आप यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी -3। 10 इसके बाद यहाँ पे रख दें, a की वैल्यू आप रखें 10 + 9 × -3 कर दें और सॉल्व कर दें। 10 - 27 दोनों ही सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना है 17, वो भी माइनस में, बड़ी संख्या 27 है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। -1 -3 -5 का 8वां पद क्या होगा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -b/a। चैप्टर 2 से आया, समरी आपको रट के जाना है। ये क्वेश्चन चैप्टर 3 से फिर से आएगा, ये क्वेश्चन चैप्टर 5 का था, ये अल्फा + बीटा आया इसमें, है ना। तो अल्फा डॉट बीटा भी आपको याद रखना क्या होता है c/a, ठीक ना। प्रैक्टिस करते जाइए, मैं प्रैक्टिस के लिए ही बनाता हूँ जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 10 चैप्टर से आया, ठीक ना। 10 का मे भी 3rd या 2nd क्वेश्चन है। बोला है एंगल POA बराबर क्या होगा, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी टेंजेंट और ये यहाँ पे इसको यहाँ से मिला देंगे हम, ये हो जाएगा। PA और PB दो स्पर्श रेखा है तो हम यहाँ पे B रखेंगे, यहाँ A और यहाँ पे B रखेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे दिया क्या है, रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हैं। POA बताना है, POA की वैल्यू क्या होगी 80 डिग्री दिया है। तो ये चतुर्थांश हो गया, और चतुर्भुज के सभी चारों कोणों के 360 होता है, तो आपको क्या करना है 80 लिखना है प्लस एक ये 90 और एक ये 90, तीनों को ऐड करना है। 9 9 18 8 26 260 डिग्री हुआ। जितना ऐड होने के बाद आएगा उसको 360 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इतना आ जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री जो आएगी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये 100 हो गया, लेकिन बोला है एंगल POA चाहिए, PO और A इतना बस चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, आधा एंगल निकालना है तो 50 डिग्री से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन चैप्टर 6 से आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला एंगल ABC और DEF दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं इस प्रकार कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। पॉइंट दिया रहेगा, तो जब भी हम दो ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करेंगे तो 2:1 का हम एरिया निकालेंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए दोनों के रेशियो का हमेशा याद रखना, जब भी मिड पॉइंट दिया होगा तो जो दोनों त्रिभुजों को रेशियो का अनुपात मतलब अनुपात होगा उसको हम क्या रखेंगे 2:1, ठीक है ना। और इनका स्क्वायर फाइंड कर देंगे दोनों का, ठीक है। तो जितना आएगा उसका आंसर कहलाएगा, तो 4:1। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेलन के आयतन का सूत्र बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये चैप्टर 13 से आया और इसमें जितने भी फार्मूले लग रहे हैं उनको सबको आपको याद करने पड़ेगा। जैसे शंकु आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन हो ही गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। अगला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या है। ये पुरानी बुक का 13 चैप्टर था, लेकिन अब ये 12 चैप्टर में पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो 1 होगा समरी। अब पढ़ें लास्ट चैप्टर की, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में एक अनुभाविक संबंध है जिसमें 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वहीं वृत्त की परिधि का सूत्र पूछे तो लिख लीजिएगा 2 पाई आर, ठीक ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इस प्रकार से जितने भी फार्मूले हैं सर्कल से रिलेटेड, वहीं दो फार्मूले और, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर चाप की लंबाई याद करने का फार्मूला तो θ/360 और 2 पाई आर, ये सब याद करके जाइए, ठीक है। अगला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, चैप्टर 10 से आया ये क्वेश्चन 11 का है, ये क्वेश्चन ये 12 का है, ठीक है। 12 नहीं, 13 का, ठीक है। ये 13 का हो गया और ये है 14 का, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर मैंने यहाँ से बताए आपको, तो इन चैप्टरों में आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाएं, समरी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पाएं, उनको आप याद कर लें, जिससे कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती, टच करती है, तो एनी 1 पॉइंट पर, तो यहाँ पे आप लिखें एक बिंदु पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य सत्य आपको बताना है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे आप, ट्रू होगा। वहीं त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक ना। और जहां पाई इक्वल क्या आप याद रखिएगा 22/7। कभी कभी पाई की वैल्यू दी भी रहती है 3.14। अगला क्वेश्चन, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सही होगा। ये तीनों क्वेश्चन सही हो गए। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाएगा, वहीं x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाएगा, ठीक ना। और √2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये अपरिमेय संख्या होती है। अब सभी क्वेश्चन आए कहाँ से, याद रखिएगा, ये पहले चैप्टर से आया, ये क्वेश्चन 7 से आया, ये क्वेश्चन 2 चैप्टर से आया, वहीं ये क्वेश्चन जो है 11 से आया, और ये 12 चैप्टर से नहीं 13 से आया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को आप लिख करके याद कर लें। मैच द कॉलम देखते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा, जैसे अब सिलेबस एक कट चुका है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉसेक का सेक होता है और साइन का कॉस होगा अगर 90 रहेगा, ठीक है। कॉसेक का सेक थीटा रहेगा। तो आप सबसे पहले तो वो ऑप्शनों के जो करेक्ट आंसर चूज करें जो आपको सबसे पहले आते हैं, ठीक है ना। जैसे cos 45 डिग्री तो 1/√2 ये हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ये हो जाएगा 4 नंबर। फिर sin थीटा, अब यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो इसको भी स्किप करते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, कॉसेक का हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, तो देखें इसमें हम सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा।
अब 1 को रोक करके यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, ऑप्शन सेकंड। अब बचा क्या, 0 बचा। तो अब यहाँ साइन थीटा बस लिखा है, ऑप्शन में कोई है नहीं एक्स्ट्रा वैल्यू, तो इसको आप यहाँ से चूज करें, ठीक ना। साइन थीटा की पावर 0 या कि थीटा बस लिखा है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर इसी को मान्य किया जाएगा, ठीक है। या एक चीज और बताऊं, हो सकता है कि क्वेश्चन में एरर हो, साइन 0 डिग्री का मान पूछा है, तो साइन 0 का मान जो होता है वो 0 ही होता है, ठीक ना। या 0 होना चाहिए, थीटा डिग्री नहीं, 0 है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं 8 चैप्टर से पूछा गया है, तो आपको 8 चैप्टर की सरसंख्याएं याद करना है। जितनी भी सरसंख्याएं सब याद करिए। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जैसे 10 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, ठीक ना, साइन 45, कॉसेक 45, इनके मान जरूर आप याद करके जाएं, ठीक ना। इनसे वैल्यू पूछे ही जाते हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे वो पूछे जाते हैं, ठीक ना। प्लस इसकी समरी, ये चैप्टर की जितनी भी समरी उसको आप पूरा रिकॉल करके जाएं, ठीक है। अगला, दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको देना है, तो ये चैप्टर 9 का समरी आप पढ़ेंगे। फर्स्ट समरी ही होगी दृष्टि रेखा। प्रेक्षक और वस्तु के बीच, जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो देखने में जो लाइन बनते हैं ना, उसे दृष्टि रेखा बन कहता है, ठीक ना। तो आप इसकी डेफिनेशन आप वहां से देख करके अच्छे से लिख लें, ठीक ना। अगला, दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है। ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस, यहाँ कामा लगाते जाइएगा, डैट डैट डैश ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अगला, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी इज इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्तर का फार्मूला होता है, ठीक है। क्या x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है, तो इसको सॉल्व कर लें आप। इसका a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर तो 1, और फिर तीनों को इंटू करिए तो 2x हुआ इज इक्वल 2x माइनस 6। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 2x को इधर लाए, 2x हुआ प्लस 1 माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6 हुआ इज इक्वल 0। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर दोनों कट गए, प्लस 7 इज इक्वल 0। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो रूल है पहचानने का कि x की पावर कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, तो ये है, इसलिए इसको आप लिखेंगे हाँ सत्य है, बिल्कुल हाँ, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बस इतना लिखें, ठीक ना। ये ना लिख करके सिंपली लिखें हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब देखें ये सभी क्वेश्चन कहाँ से आए, चैप्टर 9 से ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन 3 चैप्टर का है, ये क्वेश्चन 5 से पूछा गया, वहीं इस क्वेश्चन को 4 चैप्टर से पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन है ये 4.1 का, ध्यान रखिए ये 4.3 का है और ये 4.1 का क्वेश्चन है। 4.1 के शुरू के 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। रही बात 4.3 में, तो 4.3 में जो भी बच्चे देख रहे हैं लेक्चर को, जितना मैं यहाँ से बताते जाता हूँ आप इसको अगर लगा लेंगे तो श्योर है कि 4 चैप्टर के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। 4.1 का मैंने बता दिया। 4.3 में आपको व्युत्तर निकालना, यानी 4.3 का पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर 4 चैप्टर की समरी अच्छे से पढ़ना है, जिसमें लिखा है वास्तविक मान, दो मूल वास्तविक मान, काल्पनिक मान और दो मूल बराबर, इनके तीनों फार्मूले याद करना है, द्विघात सूत्र फार्मूला याद करना है, ठीक है। और किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने, उसको याद करना है। प्लस इसमें के की वैल्यू फाइंड करने की पूछता है तो वो याद करना है। वहीं 4.2 से मूल ज्ञात करना आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप अच्छे से रिपीट कर लें, अच्छे से रिवीजन कर लें, तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो 4 चैप्टर के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है वो कहा जाए आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।